हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टस एजुकेशन। दोस्तों, आज हमारी सीडीपी सीरीज की 8th क्लास होने वाली है और 8th क्लास के अंदर 7th क्लास का जब लास्ट हुआ था मैंने आपको बताया था कि आप जो हम इस क्लास में अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने अधिगम पढ़ लिया था जिसमें हमने जाना था कि अधिगम किस प्रकार से होता है, हमारे जो है वो जीवन पर्यटन कॉन्टिन्यूस चलने वाली एक परिभाषा है। उसके बाद में हमने आपके लर्निंग कर्व्स पढ़े थे और कितने प्रकार के वो होते हैं वो हमने देखा था। उसके बाद देखा था हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये किस प्रकार का होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, इन सब चीजों को हमने अपने लास्ट क्लास में दोस्तों कवर कर लिया था। और आज की जो क्लास होने जा रही है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने जा रही है। और अगर सीटेट या अन्य किसी भी टेट के पैटर्न पे बात करें तो ये जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जो सीडीपी होती है ना दोस्तों, इसकी जड़ जो है वो उसकी सिद्धांतों को माना जाता है। उसी सिद्धांतों के बेस पे आपके आगे की थ्योरीज चलती हैं और आपका अध्ययन जो है वो चला है, जिसमें आज 3 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मैंने लिए हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में, मोस्टली सीटेट एग्जाम में जो है वो बहुत ज्यादा आपके जो है वो फायदेमंद है। और इनसे रिलेटेड जो थ्योरी पढ़ने के बाद में जितने भी पेडागोगी के सवाल जो आपके होते हैं वो अच्छे से आप उसको डील कर पाएंगे। जिसमें आपका पहले है थॉर्नडाइक, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, दूसरा स्किनर है, तीसरा है अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इनको एक डिटेल स्टडी के साथ में देखते हैं क्या कंफ्यूजन बच्चों के मन में रहता है इनको लेके, इनकी थ्योरीज को लेके। ठीक है, और वो कई किताबें बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन उनके वो कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाते। आज इनको पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे और किसी भी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इन नोट्सों को, कंटेंट के जो नोट्स हैं उनको बनाते चलें, ताकि सीधे सीधे जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं उसको आपको बहुत आगे फायदा जाएगा जब हम आपके प्रीवियस ईयर या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास पहली, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन होते हैं? जो आपका व्यवहार से सीखने पर बताते हैं, वातावरण से सीखने पर बल देते हैं। जिसमें आपके सबसे ज्यादा कौन है, किसमें? आपका थॉर्नडाइक और बीएफ स्किनर में ये जो है इनके सिद्धांत जो है वो इसमें मोस्टली आपके आते हैं और इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान व्यवहारवाद में दिया है। ये आप मेरे पीछे एक तीसरा नाम देख पा रहे होंगे, एल्बर्ट बंडूरा। ये दोस्तों आपके थे संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इन्होंने संज्ञानवाद पे जो है वो अपना बहुत अच्छे से चीजों को थ्योरी दी थी। अपनी पूरी एक इनकी थ्योरी है आपका सामाजिक अधिगम की थ्योरी, जिसमें जो है इन्होंने सब चीजों को अच्छे से बताया था। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी को, इनके एक्सपेरिमेंटों को, और जो भी उसके शिक्षा में उपयोग इनकी थ्योरीज को लेके हैं उनको हम जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है दोस्तों, इन्होंने, इनका जो सिद्धांत था या इनकी जो थ्योरी थी वो थी आपके प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया था, या त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोला गया ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, अब ये जो थे जो नॉर्मल स्टेट थ्रेट्स होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। तो थॉर्नडाइक दोस्तों आपके अमेरिका से बिलोंग करते थे। ठीक है, अपनी 1898 में अपनी एक पुस्तक इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस आपने लिखी थी, जो कि अधिगम के बेस पे लर्निंग पे जो है वो काफी कारगर साबित हुई थी। अब इनकी जो थ्योरी है जो मैंने आपको बताया है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत जो है कुछ एग्जाम्स में जो है मोस्टली जो हिंदी मीडियम से एग्जाम देते हैं बच्चे, उनके सामने जो है कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि इनकी थ्योरी के दोस्तों अन्य नाम बहुत सारे होते हैं। हम जो है वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ के चले गए, अब वहां पे जो है वो इस थ्योरी को दूसरे नाम से दिया जाता है जो कि वन लाइन क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, अब इनकी थ्योरी को अन्य नाम से जाना जाता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हैं वो दोस्तों मैंने जो है वो उनसे रिलेटेड लिया है। इनकी थ्योरी को जाना जाता है SR थ्योरी। ठीक है, आपका बंध का सिद्धांत जिसमें आपका बॉन्ड होता है। परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत भी इसको नाम से जाना जाता है। संबद्धवाद का सिद्धांत, आपका कॉन्टिन्यूइज्म का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी इसको बोला जाता है। और दोस्तों ये देखने में तो कैसे थे, ये इनकी फोटो है आपका थॉर्नडाइक की, E.L. थॉर्नडाइक की। ठीक है, तो इस पहले पेज से ही आपके मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आपके इंसुलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पहले पेज से ही आपके बन जाते हैं। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इस प्रकार की जो चीजें आपके सामने आए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, सीधा सीधा क्वेश्चन देखते ही आपका उसमें आंसर हो जाए। अब जानते हैं इनकी थ्योरी को, इन्होंने क्या कहा। ठीक है दोस्तों, इनका जो सिद्धांत था इन्होंने इसमें क्या बोला था, इसको बहुत अच्छे से इजी वे में आप समझते चले, चीजें बहुत आसान है। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? आप इसमें देख पा रहे हैं, एक भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। वो प्रयोग क्या था? भूखी बिल्ली पिंजरे के बाहर उद्दीपक मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ये जो है आपका मछली का टुकड़ा जो है, इन्होंने इसको क्या बोला है? उद्दीपक।
इसको उद्दीपक बोला है, ये जो मछली का टुकड़ा है, ठीक है। और त्रुटियां करती हैं, मतलब इसको मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है और कई बार त्रुटियां करती है, तथा उसमें संबंध स्थापित करते हुए पिंजरे को खोलना वो सीख जाती है और उसके बाद में मछली के टुकड़े को दोस्तों वो खा लेती है। अब ये तो थी एक बहुत टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। अब मैं इसको एक आसान भाषा में आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है। अब ये मछली दोस्तों, ये जो बिल्ली है, ये है आपका अनुक्रियाकर्ता। ये बिल्ली आपका अनुक्रिया करता है। यहाँ पे जो है एक पिंजरा है, इसके बाहर एक मछली का टुकड़ा रखा हुआ है जिसमें इसको, और ये भूखी बिल्ली है, इसको बहुत भूख लग रही है। और यहाँ पे दोस्तों आपका एक लीवर है, एक बटन है। अब इसको ये मछली का टुकड़ा चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको भूख लग रही है। अब इसके लिए ये जो है वो इसमें राउंड राउंड घूम रही है, कुछ भी प्रकार से कई प्रकार की ये क्रियाएं कर रही हैं, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आता है, क्रिया करते करते इसका जो है पैर जो है वो इस पिंजरे पर पड़ जाता है, लीवर पे पड़ जाता है, और ये पिंजरे का गेट जो है खुल जाता है। और उसके बाद में दोस्तों ये जो है वो अपने उद्दीपक को प्राप्त कर लेती है, ठीक है। यही इसमें बताया गया है कि इस प्रकार से कई बार पिंजरे को खोलना सीख जाती है। अब इसका अर्थ जो है वो क्या निकल के आया है दोस्तों, इसका अर्थ ये निकल के आया है कि हम अपनी गलती बे अनुभवों से सीखते हैं। यही इसका लास्ट का आपका कंक्लूजन थॉर्नडाइक के द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा निकल के आया है कि अगर हमें कोई भी चीज चाहिए, उद्दीपक, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कि अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं, हम किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पढ़ाई अपनी जॉब के लिए। तो हमारी जॉब दोस्तों वो क्या होती है, वो आपका उद्दीपक होगी, जिसको इन्होंने क्या बताया है इंग्लिश में, स्टिमुलस। वो जो है वो हमारा स्टिमुलस होगा, और हम जो है उस जॉब को पाने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। कभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, कभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, कभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब जो है वो हम इधर उधर की चीजें करते करते, सही गलत और कई बार कंटिन्यूटी से अपनी चीजों को करते करते एक बार वो हम जॉब प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो वो जॉब प्राप्त करी वो किस प्रकार से करी, हमने कई बार प्रयास करा, ठीक है, कई बार हमारे से त्रुटियां हुई, गलती हुई, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका ये आया है, इसमें इसके नाम से देखो, रिलेट कीजिए, आपका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये मतलब हमने कई बार प्रयास भी किए हैं चीजों को लेके, तो ये सब चीजें जो है वो इसमें, यही इसका लास्ट का कंक्लूजन निकलता है इनके सिद्धांत का, थॉर्नडाइक का, कि आपका हम अपनी गलतियां और अपने अनुभवों से चीजों को सीखते हैं। इसी को दोस्तों व्यवहारवाद कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में और इसको एक इजी तरीके से देखिए। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो बिल्ली थी हमारी, ये क्या थी, ये अनुक्रिया करता थी, जिसको इंग्लिश में बोला गया आपके रेस्पॉन्स, ठीक है। अब इसने ये रेस्पॉन्स था, और इसका भोजन क्या था दोस्तों, भोजन था इसका मृत मछली, जो मैंने पीछे आपके पिक्चर्स में भी दिखाया गया है। और ये भोजन को हमने क्या बोला, आपका स्टिमुलस बोला, ठीक है। अब स्टिमुलस जो है, ये आपका स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, इनके बीच में दोस्तों जो वो अनुक्रिया होता है, तो इनके बीच में क्या बना, एक बॉन्ड बना, ठीक है। इसी बॉन्ड को जो है वो, इस बॉन्ड के द्वारा ही उसने उस चीजों को प्राप्त कर लिया। और ये बॉन्ड बना कैसे, बार बार उसको रिपीटेशन से चीजों को करते करते, ठीक है। इसलिए इसको थ्योरी को क्या बोला गया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, आरएस थ्योरी भी इसको नाम दिया गया। और सीधा सीधा दोस्तों ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि आरएस थ्योरी क्या है। तो बिल्ली हमारी थी अनुक्रिया करता, भोजन था हमारा मृत मछली जो थी आपके, ये हमने उद्दीपक बोला, और इसने बार बार अनुक्रिया करी, और उसके बाद में एक बॉन्ड बना इन दोनों को, क्योंकि अनुक्रिया जो है वो बार बार होती रही, उसके बीच में एक बॉन्ड बन गया, और सडनली उसका पैर उस लीवर पर पड़ गया और उसका गेट खुल गया और उसको उद्दीपक प्राप्त हो गया। अर्थ हमारा क्या निकला, हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपनी गलतियों से, अपने प्रयास से हम चीजों को सीखते हैं। इसी को बोला इन्होंने एसआर थ्योरी। तो आपके दिमाग में ये छप जानी चाहिए कि थॉर्नडाइक की जो सिद्धांत था उसका कंक्लूजन क्या था, व्यवहारवादी थे वो। उन्होंने जो है सीखने के लिए बताया सिद्धांत में, वो ये बताया हम अपने अनुभव, अपनी गलतियां या एनवायरमेंट से हम चीजों को सीखते हैं। और थ्योरी जो उन्होंने दी, आपके एसआर थ्योरी उन्होंने दी, ठीक है। तो आप यहां तक का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से देख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद हम स्किनर पढ़ेंगे, उसको भी मैं बहुत अच्छे से चीजों को बताऊंगा। आइए थोड़ा और देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार इन्होंने क्या बोला, जो हमारा सीखना होता है, ठीक है, सीखना मैंने क्या बताया था आपका, लर्निंग जो है वो संबंध स्थापित करना है, मतलब चीजों के साथ संबंध स्थापित करना। जो हमारा पीछे ये बॉन्ड बना, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अगर ये बॉन्ड चीजों के साथ नहीं बनता तो वो कभी ये जान ही नहीं पाती कि वो पिंजरा कैसे खुले।
तो यही जो है वो संबंध स्थापित करना ही हमारा लर्निंग है। और संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? संबंध स्थापित करने का कार्य हमारा मस्तिष्क करता है। ठीक है, अब अगर वो पिंजरे के साथ उसके दोबारा इस तरीके से क्रिया होगी तो जाहिर सी बात है उसको कम वक्त लगेगा और बहुत कम समय के अंदर उस पिंजरे को वो दोबारा खोल लेगी, क्योंकि उसके मस्तिष्क में वो लर्निंग बैठ गई। जो उसने करा, अपने प्रयासों से सीखा, वो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके दिमाग में एग्जैक्ट छप गया और उसके बाद में वो उस चीजों को करना सीख गई। ठीक है, अब इसके चरण कितने थे? इसके चरण देख लीजिए दोस्तों, किन चरणों में ये आपका काम हुआ है। ये जो उसने मछली का टुकड़ा, जिसे उद्दीपक बोला गया, स्टिमुलस बोला गया, वो जो है उसको कैसे प्राप्त हुआ है। अब ये देखिए, सबसे पहले उसने क्या करा? सबसे पहले उसने प्रयास करा। पहले प्रयास में फेल हुई, दूसरे प्रयास में फेल हुई, सबसे पहले वो प्रयास करती रही। ठीक है, उसके बाद में वो असफल भी हुई, मतलब उन प्रयासों को करने के बाद में उसका असफल होना लाजमी था और वो लाजमी हो रही, उसको असफल हुई। अब तीसरा जो चीज क्या थी उसके तीसरे चरण में जो है वो क्या चीज आई? फिर प्रयास करना। जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती या जब तक सफलता नहीं मिल जाती, वो बिल्ली उस पिंजरे के अंदर इस प्रकार दौड़ती रही, भागती रही, अपनी क्रियाएं करती रही, लेकिन लास्ट में दोस्तों उसको वो उद्दीपक प्राप्त हो गया। तो ये इस सिद्धांत से हमारे जीवन में सीखने के लिए क्या है? देखो, सीखने के लिए हम एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन उस सब्जेक्ट के साथ साथ अगर हम अपनी लाइफ में उस सब्जेक्ट को उतार लेते हैं, उसको देख लेते हैं, तो दोस्तों यहीं पे यहाँ सीखने की बात है कि हमें सबसे पहले, हमारा उद्दीपक कुछ भी हो सकता है, हमारा जॉब हो सकता है, हमारी बिजनेस हो सकती है, या हमारा कुछ भी जो हम चाहे अपने लाइफ में, अपना एम जो है हमारा, उसके लिए इस सिद्धांत से हम सीधा सीधा सीख सकते हैं, सीधा सीधा चीजों को रिलेट कर सकते हैं। हमें किसी भी रिवीजन की या किसी भी क्वेश्चंस की आगे जरूरत ही नहीं पड़े, अगर हम अपनी चीजों को लाइफ में उतार लेते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों सीधी बात, हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास करेंगे, उसके बाद में हम असफल भी होंगे, लेकिन उस प्रयास को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों जब तक हमें वो सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। यही जो है इस सिद्धांत का कंक्लूजन था। अगर किसी को उत्तेजना या स्टिमुलस बढ़ा दें, अब इसके आगे इन्होंने क्या बोला है देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुलस को बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया रेस्पॉन्स करेगा, और जब वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ आपका सीख ही लेगा। ठीक है, स्टिमुलस को आपके बढ़ा दिया जाए तो अनुक्रिया बार बार होगी। अब जब अनुक्रिया दोस्तों उसकी बार बार होती रहेगी तो वो कुछ ना कुछ आपका जरूर सीखेगा, वो बच्चा व्यवहार में जो है वो आपके आएगा। ये दोस्तों थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं। आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो वो ले सकता है, इसके चरण भी दोस्तों आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाते हैं। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो है इसमें आया है थॉर्नडाइक के नियम। ये जो है वो सीटेट में और अन्य टेट में मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बन जाते हैं कि थॉर्नडाइक ने, एक तो उनका सिद्धांत था, उसकी थ्योरी थी, वो हमने जान ली। अब इसके साथ में हम जो है वो थॉर्नडाइक के नियमों को पढ़ेंगे। तो थॉर्नडाइक ने मेनली जो 2 नियम दिए थे आपके, पहला था मुख्य नियम। ये मुख्य नियम दोस्तों 3 प्रकार है, मतलब इसको 3 भागों में इन्होंने बांटा है। और ये जो है गौण नियम जो सेकेंडरी है, ये दोस्तों इनके 5 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला हम देख लेते हैं, यहां पे देख पा रहे हैं आप, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए यदि शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार हो तो उसे करना हम सीख जाते हैं। अब दोस्तों सीधी सीधी बात ये बोली जाए, कहने को हम सीडीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो टेक्निकल टर्म में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने पहली क्लास में ही बोला था ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। बस चीजों को एग्जाम के तौर पे, मतलब एग्जाम में वो कैसे पूछा जा रहा है उस तरह से हमें पढ़ना है, बाकी चीजों को हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। अब ये वाली बात कौन नहीं जानता, ये इन्होंने थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम दिया था, लॉ ऑफ रेडीनेस। भाई ये बात हमारी डेली लाइफ में जुड़ी ही है। भाई सीधी सीधी बात है, अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, उसको पूर्ण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना पड़ेगा, उसके बाद मानसिक रूप से भी उस चीजों को करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। यही हमारा क्या नियम हो गया, ये तत्परता का नियम हो गया। ठीक है, आप यहाँ एक फोटो में भी देख पा रहे हैं, कुछ चीजें हमारे साथ अच्छी जो है वो बहुत छोटे तौर पे होती हैं, कुछ बहुत डेप्थ होती हैं, तो उनको सीखने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। ठीक है, अब वुडवर्थ ने इसको जो है वो आपका मानसिक तैयारी का नियम जो है वो कहा है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है और प्रीवियस ईयर से आपकी पूछी गई है कि थॉर्नडाइक का जो पहला नियम है, मुख्य नियम, तत्परता का नियम, उसको अन्य वुडवर्थ ने अन्य किस नाम से जाना है, किस नाम उसको दिया है, तो ये जो है इन्होंने बताया है ये मानसिक तैयारी का नियम है जो आपका वुडवर्थ ने बोला था। ये मैंने कितने नियम बताए थे दोस्तों, मुख्य नियम आपका
तीन बताए थे, तीन में से आपका पहला ये हो गया तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। आप इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले पे। दूसरा है आपका दोस्तों अभ्यास का नियम या श्रम का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, अब यह जो है वो मनुष्य को आपका दक्ष बनाता है। मैंने पहले भी बोला था भाई अभ्यास का नियम क्या होता है, अभ्यास से हमें क्या होता है, अभ्यास से हमारे जो है वो चीजों को करने की जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं, वो इतनी बुलंद हो जाती हैं। अगर हम चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, बार बार उसकी एक्सरसाइज करते रहें, ठीक है, तो बहुत चीजें ऐसी हो जाती हैं कि शायद हमारे जैसी किसी की दूसरे की ना भी हो सके। हमें जो है वो कॉन्फिडेंस देती है, हमारे तो हमें डेवलप करती है। ठीक है, अब ये नियम भी जो है वो आपका दो प्रकार का होता है अभ्यास का नियम। पहला मैंने दिया है उपयोग का नियम। ठीक है, अब इसको देखिए क्या कहना चाह रहा है, सीखे गए विषय का आपके बार बार दोहराना उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध को मजबूत करता है। भाई हम थॉर्नडाइक के थ्योरी से भी यही तो सीख के आए थे कि चीजों को जो है वो हम आपके बार बार करते रहेंगे, दोहराएंगे, चीजों को बार बार दोहराएंगे, तो जो उद्दीपक और अनुक्रिया का जो संबंध है, उद्दीपक जिस चीज को हम पाना चाहते हैं और अनुक्रिया जो है वो बार बार उसके लिए हम करते रहेंगे, तो वो जो है उनका संबंध बहुत मजबूत हो जाएगा। और यही आपका उपयोग का नियम कह रहा है। ठीक है, कि अगर सीखे गए विषय को, जैसे मैथ्स मान लीजिए, मैथ्स के क्वेश्चंस हमने एक बार कोई भी फॉर्मूला पढ़ लिया और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लगाए, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे लिए बहुत मजबूत हो जाएंगी। अब दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है आपका अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, ना दोहराने पर विषय का विस्मरण हो जाना आपके अनुप्रयोग का नियम जो है वो कहलाता है। वह किसी भी चीज को हमने एक बार सीख लिया और हम उसको दोहराना मतलब उसका रिपीट करना भूल गए, उसकी प्रैक्टिस हमने नहीं करी, तो जाहिर सी बात है वो चीज कहीं ना कहीं हमारी जो मेमोरी है उससे निकल जाएगी और कहीं ना कहीं हम उसको भूल जाएंगे। और इस नियम का प्रयोग जो है वो आपको बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। भाई सही बात है, अच्छी आदतों के लिए तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आपकी जो बुरी आदतें हमें अगर उनको छोड़ना है तो हमें उनको रिपीट नहीं करना है। जैसे कि सुबह लेट उठने की आदत जो होती है वो जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, वो हमारे जीवन के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। तो इन सब चीजों को जो है वो हमें देखना होता है, इन सब चीजों को हमें छोड़ना होता है। यही हमारी बुरी आदतें होती हैं, गंदे पदार्थों का सेवन करना, ठीक है, या किसी से अपशब्द कहना, तो ये सब बुरी आदतें हैं, हमें इनको अपने साथ रखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका दूसरा नियम हो गया अभ्यास का नियम। ये आप देख पा रहे हैं कि अगर हम चीजों को बार बार दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यहाँ पे 3 से 4 बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो जो बच्चे घर से रिवीजन करके आए हैं या अच्छे से प्रिपेयर होके आए हैं, कहीं ना कहीं वो आपका हैंड अप जल्दी करेंगे और चीजों को बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम देखते हैं आगे। अगला दोस्तों जो हो गया आपका वो प्रभाव प्रसन्नता व दुख का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब यह नियम हमारा क्या कहता है, इसको आइए जानते हैं। यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। मतलब जो चीज हम सीख रहे हैं अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो जो हमारी सीखने की गति जो है वो बहुत तेज हो जाती है, बहुत तीव्र हो जाती है। ठीक है, यदि सीखना आपका असंतोषजनक है, मतलब आपने कुछ भी चीज सीखा और आप में उसमें कंफर्टेबल नहीं है, या आपको कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं लग रहा, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो सीखना जो है वो संभव हो ही नहीं पाता। कहने का मतलब यह है, आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें भी वो आमिर खान यही बात बोलता है कि अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, आपका अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, आपको मशीनों से खेलना अच्छा लगता है, तो आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। और अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है या आपको किसी भी चीज अन्य कोई प्रोफेशन पसंद है, तो आपको उसमें ही जाना चाहिए, फिर आप जो है उस चीज को नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, अपने मन से अच्छा लगता है, तो पढ़िए, वरना आप किसी को, अपने माँ बापों को, अपने समाज को, अपने टीचर्स को बिल्कुल भी धोखा नहीं दीजिए कि भाई हम पढ़ भी रहे हैं, वो चीज बहुत गलत होती है। अगर आपका मन है पढ़ाई में तो आप पढ़िए, बी ऑनेस्ट रहिए खुद के साथ भी और अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के साथ भी और पूरी सोसाइटी के साथ भी, तभी आप एक अच्छे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपने आप में कर पाएंगे, एक अच्छा व्यक्तित्व स्थापित कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये थॉर्नडाइक ने बोला, थॉर्नडाइक ने इस नियम को दोस्तों क्या बोला है, पुरस्कार, अवार्ड और दंड को भी इसमें महत्व दिया है। थॉर्नडाइक जी ने क्या बोला है कि मतलब इसमें रिवॉर्ड, अवार्ड जो मिलते हैं और पनिशमेंट जो मिलती है, वो भी इस नियम का बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, और यही आपका तीसरा था प्रसन्नता व दुख का नियम। अगर चीजें जो है हमें सीखने में अच्छी लगती हैं तो हम बहुत अच्छे से उन चीजों को सीख जाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो हमें जो है वो अच्छी नहीं लगती तो जो है दोस्तों वो हमें सीखने में दिक्कत करेंगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब आगे दोस्तों मैंने आपको बताया था 3 तो मुख्य नियम थे, जिसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और आपका पहला वाला था तत्परता का नियम। अब इनके जो 5 अन्य नियम जो हैं वो हम उनको जानते हैं, जिनको गौड़ नियम या द्वितीय नियम कहते हैं, सेकेंडरी लॉज। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ये कितने प्रकार के होते हैं? आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहले में था आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम, मल्टीपल रेस्पॉन्स। अब इसमें क्या बोला है आपका? बहुप्रतिक्रिया को आपका करते हुए सीख जाना है, जैसे बिल्ली का पिंजरे से अपने निकलना। मतलब हमें क्रिया इतनी बार करनी है, कई बार करनी है और अलग अलग प्रकार से करनी है, ताकि जो है वो हम चीजों को सीख जाएं। अगर किसी भी चीज को हम एक तरीके से या एक मेथड से नहीं सीख पा रहे हैं तो हमें जो है वो प्रयास लगातार करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज उसकी करती रहनी चाहिए, कि हम चीजों को वो है जो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि हम चीजों को अच्छे से सीख जाएं, अच्छे से समझ जाएं। और इसी प्रकार दोस्तों जो बिल्ली है वो पिंजरे से वो निकल पाई थी, क्योंकि उसने अपनी एक बार जो है वो केवल अगर वो एक बार पिंजरे में से घूम जाती तो वो गेट दोस्तों कभी उस पिंजरे का नहीं खोल पाती। इसलिए उसने अपनी क्रिया को कितनी बार करा? बहुप्रतिक्रिया, मतलब उन क्रिया को रिपीट करती रही और उन चीजों को अलग अलग तरीके से वो करती रही। तो ये मल्टीपल रेस्पॉन्स, ये हमारा नियम यही कहता है। दूसरा हमारा नियम है आपका आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। अब इसमें क्या कह रहा है? विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में आपका विभाजित करते हुए अंश से पूर्ण की ओर जाना। मतलब किसी भी काम को हमें करना है तो उसका सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है उस काम को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। ठीक है, पहले एक काम को पूरा कीजिए, फिर दूसरे को पूरा कीजिए, फिर तीसरे को पूरा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई कोर्स खत्म करना है या आपको कोई बुक खत्म करनी है तो जो है उसका आसान तरीका यह है कि उसको आप थोड़े थोड़े चैप्टर्स में, कि भाई मुझे एक हफ्ते में 2 चैप्टर्स पूरे करने हैं, उसके बाद में 3 चैप्टर्स करने हैं अगले, क्योंकि स्पीड हमारी बनती चली जाएगी। अब एकदम से उस पूरी बुक को खत्म करने निकलेंगे तो सिर्फ आप उसके पेज ही गिनते रहेंगे कि ये तो भैया 500 पेज की किताब है, इसको मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये नियम आपका जो आंशिक क्रिया का नियम है वो आपका दोस्तों यही कह रहा है कि पार्शली एक्टिविटी जो है वो हमें करनी चाहिए। ठीक है, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना चाहिए। आपका तीसरा नियम जो है वो ये कह रहा है मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। अब हमारा एटीट्यूड, जो सीखने का जो हमारा तरीका है, मतलब अगर हम किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं तो हमारा सीखने का तरीका जो है वो हमारा एटीट्यूड उसमें होना चाहिए, सकारात्मकता हमारे अंदर होनी चाहिए। चाहे कोई आप नया काम कर रहे हो या किसी भी चीज को बहुत समय से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप में ये एटीट्यूड रहना चाहिए कि भाई मुझे जो है मैं सीख सकता हूँ। सकारात्मक सोच आपके प्रति, आपकी जो है किसी काम के प्रति होनी चाहिए कि मैं इस काम को कर लूंगा। आपको मोटिवेट, आपको अंदर से रहना चाहिए। ठीक है, यही आपका ये नियम कह रहा है मनोवृत्ति के आपका एटीट्यूड किस प्रकार से होना चाहिए। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं जो है आपको बता रहा हूं कि ये नियम जो है आपके मैंने यहाँ लिखे हैं, सीधे सीधे एक एक लाइन में लिखे हैं, बहुत कम उसको चीजों को करा है। इस नियम को जो है एक एक पेज इसमें भर सकता है, लेकिन सीधे साधारण सरल भाषा में चीजें समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम्स के अंदर जो है वो क्वेश्चन आपका मिस ना हो, कहीं भी कोई भी आपकी कंफ्यूजन उसके अंदर ना रहे। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें और जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं उसको आप डिनोट करते चलें, नोट करते चलें कॉपी में, ताकि आपके उसमें रिवीजन में आपके लिए बहुत आसानी हो। अब इसके दोस्तों 2 नियम रह रहे हैं, उनको और देखते हैं। आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीखा जाता है। मतलब बहुत कम शब्दों में आत्मीकरण शुरू में ही आया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अपने उसमें बताया था। आत्मीकरण का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप कुछ अगर नया सीखना चाहते हैं, कुछ भी नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो आपने अपनी लाइफ में जो पहले के अनुभव है, पहले के जो आपके प्री एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव जो है, जो पूर्व ज्ञान जो है आपके पास, उसको जो है उस चीजों के साथ ऐड करते चले, ताकि आपको सीखने में जो है वो एक आसानी हो और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, चीजें आपके लिए बहुत आसान और बहुत इजी हो जाए। यही आपका ये नियम कहता है कि पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित कीजिए। अगर आप किसी भी नई चीज को सीखना चाहते हैं तो उसका पूर्व ज्ञान से संबंध आपको बनाना पड़ेगा और उसको स्थापित कीजिए, और इस प्रकार से जो है वो चीजों को आप सीखिए, उस प्रकार से करिए। तीसरा आपका 5वां जो आपका आता है साचार्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, अब ये क्या कहता है? किसी एक परिस्थिति में सीखे गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में आपका दोहराना। कोई चीज आपने पहले सीख रखी है और उसी की सेम चीज जो है वो आपकी उसमें दूसरी आपकी सिचुएशन में बन रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपको जो है वो कॉम्बिनेशन उसका बनाना पड़ेगा, ताकि चीजें आपके लिए
बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो था हमारी थ्योरी थी थॉर्नडाइक को लेके और उनके नियम जो है हमने पढ़े थे। अब आइए ये चीजें हमने पढ़ ली, अब एक लास्ट जो चीजें बनती है वो ये बनती है कि अब इनका किस तरीके से जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी में उपयोग इसका हम कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन इन सब का निकलता है। हमने इनके 5 नियम पढ़े, आपके 2 नियम पढ़े, पहला आपका वो था 3 नियम थे मुख्य नियम, फिर हमने 5 आपका नियम पढ़े। अब इनको चीजों को अप्लाई किस तरीके से हम क्लासरूम में एज ए टीचर जो है वो कर सकते हैं, अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं, और टीचर को इन सब चीजों से क्या सीखना चाहिए, अब अगली स्लाइड में हमें वो देखना है। और यही दोस्तों जो है वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप इसको एक एक लाइन को बहुत अच्छे से नोट करते चले। शिक्षा में उपयोगिता, भाई क्या इसकी शिक्षा में उपयोगिता है, यह सिद्धांत प्रेरणा पर बल देता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि भाई ये आपको प्रेरणा पे जो है वो आपका बल देगा, किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको एक प्रेरणा देगा, एक मोटिवेशन आपको देगा। सिद्धांत के द्वारा बालक में धैर्य और परिश्रम के गुण जो है वो आपके विकसित हो जाते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, उन्होंने कहा है कि आपको किसी भी काम को करना है तो जरूरी नहीं है वो एक तरीके से हो जाए, उसको कई प्रकार से करिए, बहु प्रतिक्रिया के तौर पे उसको करिए। जैसे बिल्ली ने दोस्तों करा था, अगर बिल्ली के अंदर ये धैर्य और ये परिश्रम नहीं होता तो वो पिंजरा वो कभी खोल ही नहीं पाती। ठीक है, तीसरा इसका देखते हैं, यह सिद्धांत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता पर आपका बोलता है या उसका विकास करने के लिए बहुत उपयोगी है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताए थे, उसको देखकर जो है हमें आगे के लिए किस तरह चीजों को सीखना है वो हमें इन सबको देखना है। उसके बाद में यह सिद्धांत विभिन्न प्रकार के कौशलों जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना आदि को सीखने में उपयोगी है। मतलब बच्चा किस प्रकार से लिख सकता है, किस प्रकार से दौड़ सकता है, ठीक है, किस प्रकार से चल सकता है, किस प्रकार से बच्चा पढ़ेगा, इन सब चीजों का उपयोग जो है वो हम इस सिद्धांत से, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ये है दोस्तों, भाई कोई भी सिद्धांत जो है वो हर बच्चे के लिए अप्लाई होता है, लेकिन ये सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध ये होता है। और ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में ये लाइन पूछी गई थी एक बार कि मंद बुद्धि के लिए किसका सिद्धांत जो है वो ज्यादा कारगर है, ज्यादा आपके सुटेबल है। तो दोस्तों उसमें जो नाम आया था वो आपका थॉर्नडाइक उसका आंसर था। आप इसका सीधा सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पानी देना, ये इसका आप सीधा सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अब आगे जो हम दोस्तों वो देखेंगे, आगे हमारा बीएफ स्किनर। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, दूसरा देख लेते हैं दोस्तों आपका बीएफ स्किनर। अब इनका जो सिद्धांत है वो किस प्रकार का सिद्धांत है उसको देखिए, जानते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब इस सिद्धांत के बारे में देखिए, जानते हैं। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है आपके वो अमेरिका में 1938 के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आपका बीएफ स्किनर द्वारा किया गया था। अब इस लाइन से ही दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन बीएफ स्किनर को लेके आपके बनते हैं कि आपका इनकी थ्योरी कौन सी थी। वो आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, कब दिया था और ये कहां से रिलेट करते थे, ये आपका फोटो में देख पा रहे हैं, ये बीएफ स्किनर है, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे बीएफ स्किनर और अमेरिका के ये आपका निवासी थे। अब वही चीज जो है जो हमने थॉर्नडाइक को लेकर पढ़ी थी वही इसमें है कि इनके अन्य नाम, इनकी थ्योरी को अन्य नाम से किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो था आपका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये इसका दूसरा नाम है। आपका आर टाइप थ्योरी जो थी दोस्तों वो भी इस नाम से आपका जाना जाता है, आर टाइप थ्योरी। तीसरा जो है आपका संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत, ये भी दोस्तों इनका नाम है। और अगला है आर एस अनुबंधन का सिद्धांत या आर आर सिद्धांत या आपका रेस्पॉन्स और रेनफोर्समेंट थ्योरी, ये भी इसको बोला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके सिद्धांत को जो है वो इनके सिद्धांत को आगे जानते हैं और इन्होंने सीखने के लिए किस प्रकार से चीजों को बताया है, किस प्रकार से हम सीख सकते हैं। ये भी आपका सीटेट में हद से ज्यादा सवाल जो है वो आपका स्किनर या थॉर्नडाइक को लेके पूछे गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इनके सिद्धांत को जानेंगे और इनके प्रयोग को जानेंगे। देखिए आइए चलते हैं और इनके प्रयोग को जानते हैं। इन्होंने क्या प्रयोग इन्होंने दिया था। ये दोस्तों इन्होंने बताया था
ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, इनका जो प्रयोग था दोस्तों वो चूहे पर था, जबकि थॉर्नडाइक का प्रयोग आपके बिल्ली पर था। आप इस फोटो को देख पा रहे हैं और इनके सिद्धांत को अच्छे से जानेंगे। ये दोस्तों जो है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक एक टेक्निकल परिभाषा है, टेक्निकल टर्म है, जिस तरीके से इन्होंने सीखा है, और इसको पढ़ने के बाद हम इसको बहुत आसान वे में चीजों को समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन हमें ना रहे। क्योंकि ये नियम ये जो आपके शब्द हैं अनुक्रिया, रेस्पॉन्स वगैरह एग्जाम में ऐसी के ऐसी पूछे जाते हैं, तो इनसे निकल के हमें जाना ही पड़ेगा कि किसी अनुक्रिया या रेस्पॉन्स को करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया को करने की शक्ति में आपके वृद्धि हो जाती है। यदि कोई सक्रिय घटना पुनर्बलन उद्दीपन प्रस्तुत करती है तो सक्रिय अनुबंधन और अधिक शक्तिशाली आपका हो जाता है। ये एक टेक्निकल टर्म थी, थोड़ी हार्ड थी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम अपने आसान वे में समझेंगे। अर्थ इसका क्या निकल के आया सीधा सीधा कि इन सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाला परिणाम जो है वो महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। ठीक है, अब आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं। दोस्तों ये जो है आपका जो चूहा है, यहाँ पे ये क्या है, ये आपका रेस्पॉन्स है। ये चूहा जो है वो आपका रेस्पॉन्स है, और यहाँ पे थॉर्नडाइक वाले में मछली रखी हुई थी इसके सामने, यहाँ पे जो है वो आपका ये पुनर्बलन रखा है। उन्होंने मछली को क्या बोला था, उद्दीपक बोला था, स्टिमुलस बोला था, लेकिन ये जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भोजन को जो इस चूहे को खाना है, इस भोजन को ये क्या कह रहे हैं, इसको ये कह रहे हैं पुनर्बलन। ठीक है दोस्तों, पुनर्बलन या आपका रेनफोर्समेंट। अब यहाँ पे क्या करता है, ये चूहा जो है इसमें क्रिया करता है। अब यहाँ पे जो पुनर्बलन दोस्तों मिलता है, इसके बारे में भी चीजें हमें बताई हैं। ठीक है, अब ये पुनर्बलन कैसे मिलता है, यहाँ पे ये क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब आपका यहाँ पे ये लीवर जो है इस पे इसका पैर पड़ता है। अब लीवर पे पैर पड़ने के बाद, ठीक है दोस्तों, इसको ये नहीं पता कि इसके पीछे जो है वो क्या खाना रखा हुआ है, बस ये क्रिया करता है सडनली, और यहाँ पे इसका लीवर पे पैर पड़ता है, इसका पैर ऊपर से नीचे पड़ता है, तो इसके सामने ये जो भोजन का टुकड़ा है दोस्तों वो यहाँ पे आकर गिर जाता है और ये इसको खा लेता है। ठीक है, तो मतलब इसे ये पता लग गया मैंने क्रिया करी और उसके बाद में मुझे पुनर्बलन मिलेगा। जो पुनर्बलन हम क्या कह रहे हैं, इस भोजन को कह रहे हैं, ये पुनर्बलन मिलेगा। और एक वक्त ये ऐसी क्रिया करता है, जो यहाँ पे लीवर है, लीवर हम इसको एक चटकनी है आप इसको बोल रहे हैं, अगर ये इस चटकनी को दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ इसके पैर से दबती है तो ये भोजन का टुकड़ा इसके यहाँ पे आके गिर जाता है और ये खा लेता है। और अगर ये इस चटकनी को नीचे से ऊपर की तरफ दबाता है तब यहाँ पे क्या होता है कि इसके पैर में उस चटकनी से चोट लग जाती है। मतलब पुनर्बलन जो है ये जो है वो आपका दो प्रकार का होता है, यहाँ पे बताऊंगा, एक पॉजिटिव, ठीक है, और एक आपका नेगेटिव। तो इसे दो चीजें यहाँ से सीखने को मिल रही हैं कि अगर मैं किसी क्रिया को करूंगा तो मुझे पुनर्बलन मिलेगा, और पुनर्बलन अगर मुझे मिलेगा तो मैं उस क्रिया को करूंगा। अब ये पुनर्बलन भी यहाँ पे दो प्रकार का होता है, ये हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं किस प्रकार से चीजों को बताया गया है। अर्थ इसका क्या निकल के आता है अगर सीधा सीधा देखा जाए कि इस सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाला परिणाम, परिणाम से मतलब जो है वो आपका ये पुनर्बलन है, इसको महत्व इन्होंने दिया है। मेनली जो ये काम किया है इन्होंने आपका पुनर्बलन पे जोर दिया है कि अगर भाई हम किसी काम को करेंगे, अगर हमें उसका परिणाम मिलेगा तो हम उस काम को करेंगे, वरना हम उस काम को कभी नहीं करेंगे, ना कभी हमारा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब वो चीजें जो हमें मिल रही हैं, पुनर्बलन जो परिणाम हमें मिल रहा है वो भी आपका दो प्रकार से होता है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया है चूहा जो है वो यहाँ पे क्या था, वो अनुक्रिया करता था, चूहा जो है वो रेस्पॉन्स करता है। अब किसके प्रति, भोजन के प्रति। जो भोजन जो है वो हमें दिखाई नहीं दिया, जबकि थॉर्नडाइक वाले में मछली को वो भोजन दिख रहा था और उसके मुंह में उसको लेके पानी भी आ रहा था, इसलिए वो क्रियाएं अनुक्रिया बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। लेकिन इसे जो है वो आपका भोजन नहीं दिख रहा था। यहाँ पे भोजन को इन्होंने बोला है पुनर्बलन, जिसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट। अब जहां भी स्किनर की बात आएगी वहां पे पुनर्बलन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो है वो चीजें होंगी, इसलिए इस सिद्धांत को जो है वो आपका क्या बोला गया है, रेस्पॉन्स मतलब आर, ठीक है, रेनफोर्समेंट मतलब आपका आर, ये इसकी थ्योरी भी आपकी बोली गई है। इसको आर थ्योरी भी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मतलब रेस्पॉन्स और रेनफोर्समेंट ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैंने शुरू में ही बताया था कि ठीक है आपका आर सिद्धांत, आप इसको क्यों बोला गया है या आर एस सिद्धांत क्यों बोला गया है।
भाई एस में जो है वो स्टिमुलस था, वो आपका उन्होंने बोला था थॉर्नडाइक ने, और इन्होंने यहाँ पे जो है वो आपका उद्दीपक की जगह आपका पुनर्बलन यूज किया है, इसलिए आर ही आपका ये रेस्पॉन्स का आर है और ये रेनफोर्समेंट का आर है, इसलिए इसको आर टाइप जो है थ्योरी बोला गया है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है और बच्चे अक्सर उसको गलत करते हैं, ये मैंने आपको नोट करके यहाँ पे इसलिए लिख दिया। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो सिद्धांत दिया है, तो ये सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सिद्धांत दिया है आपका CL हल ने। यहाँ पे जो है बच्चों के मोस्ट क्वेश्चंस जो है वो गलत होते हैं, जबकि ये कहा जाए कि जो यहाँ पे प्रयोग किया है इस चीज पे, वो आपका जो प्रयोग किया है वो आपका स्किनर ने किया है। तो कभी भी प्रयोग आ जाए तो आप स्किनर का लगाएंगे ऑप्शन, और अगर ये सिद्धांत किसने दिया है, किसने प्रतिपादित किया है, तो दोस्तों वो जो है वो आपका CL हल आप उसको लगाएंगे। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। हमने एक शब्द पढ़ा पुनर्बलन, ये रहा दोस्तों। अब ये पुनर्बलन होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इनको जानते हैं। देखिए दोस्तों, रेनफोर्समेंट, ये रेनफोर्समेंट क्या काम करता है, अनुक्रिया की गति को आपका बढ़ा देता है या उसकी वृद्धि कर देता है। अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि रेनफोर्समेंट क्या काम करा, भाई चूहा जो है उसने जो है वो कई प्रकार की क्रिया करी, और एक वक्त ऐसा आया उसका जो है पैर उस लीवर पे पड़ा और सडनली जो है एक खाने का भोजन का टुकड़ा उसके पिंजरे के अंदर आके गिर गया और उसको वो पुनर्बलन मिल गया। ठीक है, अब जब एक बार उसको भोजन का टुकड़ा मिल गया और उसकी भूख नहीं बढ़ी, ठीक है, तो उसने दोबारा क्रियाएं जो है करनी शुरू कर दी। अगर वही उस पिंजरे के अंदर घूम रहा होता और उसको कुछ नहीं मिलता, आप अपने लाइफ में इस चीज को डाल के देखिए कि अगर आप किसी भी चीज को कर रहे हैं, किसी भी एम को पाने के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपको उसका रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसको ऐसे मानिए, अगर क्लास में आपके किसी भी बच्चों को, कोई बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी करके आया है और अगर उसको मैडम टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आती हैं, अक्सर छोटे बच्चों के साथ टीचर्स ऐसा करते हैं, उनकी कॉपी पे स्टार बना देते हैं, ठीक है, या उनको पूरे में से पूरे मार्क्स देते हैं, या उसको वेरी गुड देते हैं, या उसको अप्रिशिएट करते हैं बहुत अच्छे से, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एक आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे भी वो उस तरीके की चीजों को करने लगता है। ठीक है, तो यहीं पे ये आपके बोला था कि पुनर्बलन किस काम को करता है, तो पुनर्बलन आज आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि वो हमारी अनुक्रिया, चीजों को करने की स्पीड को जो है वो बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, ये काम आपका पुनर्बलन करता है। अब इसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, मोस्टली ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा, आपका सकारात्मक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रेनफोर्समेंट। जैसे सकारात्मक क्या हो गया, जैसे उसको भोजन मिल गया, चूहे को भोजन मिल गया, जो है पानी हो गया, नौकरी हो गई, प्रशंसा हो गई, ये मैंने बताया, ये आपके सब पॉजिटिव पुनर्बलन है। मगर अगर जो है वो आप जो है तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सीनियर्स तैयारी कर रहे हैं और वो सिर्फ तैयारी ही करते रहे, ठीक है, तो उनके जूनियर, उनको जॉब ना मिले सीनियर्स को, तो उनके जूनियर भी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को देखेंगे कि भाई वो तैयारी कर रहे हैं और जॉब जो है वो नहीं मिल रही। वहीं अगर आपके पड़ोसी को, आपके भाई को, आपके दोस्त की अगर जॉब लग जाती है, उसको वो चीज मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो आपके जो पॉजिटिव प्रभाव आप डालेगा और आप भी उस क्रिया को दूसरे से देख के करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चाहे उसमें प्रशंसा हो, भोजन हो, पानी हो, ये सब दोस्तों आपका आता है सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के अंदर आ जाता है। वहीं पे आपका आता है नकारात्मक पुनर्बलन। अब ये क्या होता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अब जैसे दंड मिलता है, बच्चे की पिटाई कर देना, ठीक है, दंड देना, किसी भी चीज को मना कर देना या डांटना, ठीक है, अब ये जो है वो नकारात्मक पुनर्बलन होता है। ये जो है वो इन सब चीजों को करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख रहा है। अब ये नोट क्यों लिखा गया है, इस चीज को देखिए। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, अगर हमें स्टिमुलस, उद्दीपक या पुनर्बलन आपका जो है वो रेनफोर्समेंट मिलता है, तब हम क्या करेंगे, उस क्रिया को बार बार दोहराएंगे। ये जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका वर्ड है कि उस क्रिया को हम तभी दोहराएंगे जब हमें थॉर्नडाइक के अनुसार आपका उद्दीपक मिलेगा या स्किनर के अनुसार हमें पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट मिलेगा, तभी हम उस क्रिया को दोहराएंगे, वरना हम उस क्रिया को कभी नहीं दोहराएंगे। ठीक है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन हमें मिलता है या दिया जाता है तो प्राणी उस क्रिया को कभी नहीं दोहराएगा। ठीक है, यही आपका स्किनर के सिद्धांत में उन्होंने आपकी थ्योरी में, प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में बताया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुनर्बलन शब्द से इतने क्वेश्चन सीटेट के अंदर बने हैं, लेकिन बच्चे के कंफ्यूजन के चक्कर में, कंफ्यूजन होने के चक्कर में
वो कहीं ना कहीं चीजें मिस हो जाती हैं, सवाल गलत हो जाता है। लेकिन आप इसको अगर अच्छे से देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो आपसे मिस कभी नहीं होगी, और जो है आप सीधे देखते ही उस चीज को, उस ऑप्शन को, क्वेश्चन के ऑप्शन को आराम से टिक कर पाएंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्ड में दोस्तों मैंने इन चीजों को लिया है। कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है मैंने बता दिया था कि आर टाइप थ्योरी भी इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि वो रेस्पॉन्स और आपके रेनफोर्समेंट से रिलेटेड है। लेकिन ज्यादा बल इन्होंने किस पे दिया है, वो रेनफोर्समेंट पे आपका बल दिया है। और ये भी दोस्तों दो प्रकार का होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये आपका आ गया पुनर्बलन अनुसूची, आपके रेनफोर्समेंट, आपके शेड्यूल। अब ये क्या होता है, सतत पुनर्बलन अनुसूची। दोस्तों इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है, चीजें इनसे पूछी गई हैं, ठीक है। कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट शेड्यूल, इसमें क्या बताया है, देखिए अब यहाँ पे बहुत बेसिक चीज है, बेसिक चीज जानने के लिए कि मतलब किस प्रकार से चीजों को देखा गया है, बताया गया है। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। मतलब एक पुनर्बलन ऐसा हो गया कि बच्चे ने हर बार जो है वो आपके फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, जब जब आप क्रिया करेंगे आपको पुनर्बलन दिया जाएगा, उसका परिणाम आपको दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि जैसे आप क्लास में जो है वो अपने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और हर टेस्ट के बाद में जो है वो आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका तुरंत हैंड टू हैंड का आपका रेनफोर्समेंट हो गया। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, ठीक है। क्लास में बच्चे ने हर एक सवाल सॉल्व करा और आप उसके हर सवाल पे उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो अच्छा जा रहा है, ये आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। मतलब हम तुरंत आपके रेनफोर्समेंट बच्चे को बार बार देते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, आंशिक पुनर्बलन, पार्शली रेनफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें क्या कहता है, हर क्रिया के लिए पुनर्बलन इसमें नहीं दिया जाता। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी लाइन यही है कि इसमें बच्चा हर सवाल करेगा और उसके बाद में उसको किसी भी प्रकार का कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए ही उसमें दिया जाता है। मतलब बच्चा एक ऐसे कैसे ना, टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, वो डेली जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो उसको कोई भी पुनर्बलन नहीं दे रहा, लेकिन सडनली उसका क्लास में जो है वो नंबर 1 स्थान आता है पूरे साल में एनुअल एग्जाम देने के बाद में, तब वो जाके उनको अच्छे से कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं बहुत खुश हूँ, पूरे साल उन्होंने उसको कुछ पुनर्बलन नहीं दिया, लेकिन जब उसके क्लास में स्थान नंबर 1 आया, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन उसकी आ गई, तब जो है वो उसकी टीचर ने उसकी प्रशंसा करी। तो मतलब यहाँ पे डेली उन्होंने उसको जो है वो रेनफोर्समेंट नहीं दिया, एक समय के बाद दिया। मतलब बहुत कम क्रिया के बाद में, यहाँ बताया है कुछ ही क्रियाओं के बाद में जो है वो यहाँ पे रेनफोर्समेंट दिया गया। सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना, यही इसको एक मतलब इसको हम समझ सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनसे भी क्वेश्चन जो है वो सीटेट में या आपके अन्य टेट्स एग्जाम्स में बहुत आया है कि भाई पुनर्बलन अनुसूची क्या होती है, इसमें भी आपका कॉन्टिन्यूस कौन सी होती है, और आंशिक या पार्शियली रेनफोर्समेंट आपका कौन सा होता है, ठीक है। अब हमने स्किनर को जान लिया कि इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, ठीक है, इनके प्रयोग को जान लिया, स्किनर ने किस तरह की थ्योरी दी थी ये जान ली, पुनर्बलन क्या था ये जान लिया, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, अब ये भी जान लिया कि पुनर्बलन की अनुसूचियां कौन कौन सी होती हैं। अब सवाल वहीं पे आता है कि हमने इन सब चीजों को पढ़ लिया, इनको अप्लाई हम किस प्रकार से कर पाएंगे। तो आइए देखिए कि इनको अप्लाई आप किस प्रकार से करेंगे। शिक्षा में, एजुकेशन में इस सिद्धांत का आपका क्या उपयोग है, किस तरह से ये उपयोगी है। ये चीजों को सरल से कठिन की तरफ सीखने पर बल देता है। मतलब चीजों को सरल तरीके से सीखने से लेके आपके कठिन तरीके के बताता है और उस पर ये मेनली बल देता है। अब ये क्या करता है, ये आत्मविश्वास को बढ़ाने में और चिंताओं को दूर करने में भी बहुत सहायक है, ठीक है। मतलब हम कोई भी क्रिया करेंगे और हमें तुरंत उसका रेनफोर्समेंट मिला तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास बढ़ा, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ा तो हम उस चीजों को करने के लिए दोबारा जो है तैयार हो गए, तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया। अगर बच्चे को जो है वो हर टेस्ट में वो अच्छे मार्क्स गेन कर रहा है तो आत्मविश्वास बढ़ने से उसकी ये चिंता जो है, आप रिलेट करिए चीजों को, उसकी ये चिंता दूर हो गई कि भाई एनुअल एग्जाम में मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। भाई जब उसने हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, डेली वो अच्छे से उसने पढ़ाई करी है, तो कहीं ना कहीं उसकी ये चिंताएं जो है वो दूर हो गई कि मेरा जो है एनुअल रिजल्ट कैसा रहने वाला है। यहाँ पे ये जो है आपका ये सिद्धांत बताता है। दूसरा आपका
निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षा में भी दोस्तों ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट उपयोगी है। यह सिद्धांत सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई नकारात्मक पुनर्बलन पर यह बल नहीं देता। जो चीजें अच्छी हैं उनको ही ये कहता है सीखो, और जो आपके नकारात्मक चीजें होती हैं, जो नेगेटिव पुनर्बलन रेनफोर्समेंट आपको मिल रहा है, उन चीजों को आप छोड़ दीजिए। ये क्या करता है, लास्ट में आपके बालक के शब्द भंडारण को जो है वो आपके बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है, शब्द भंडारण भी ये जो है वो आपका बढ़ाता है। पॉज करना। तो देख लेते हैं दोस्तों, अपना जो है वो तीसरा जो है कहा है आपका अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो सिद्धांत दिया था वो अपना दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, जिसको क्या बोला गया, सोशल लर्निंग थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है, जो मैंने शुरू में आपके थॉर्नडाइक और स्किनर की जो थ्योरी पढ़ाई थी वो व्यवहारवाद से थी, जिसमें जो है वो एनवायरनमेंट में बच्चे नकल करके चीजों को ऑब्जर्व करके सीखता है। ये संज्ञानवाद में है। संज्ञानवाद हमें ये बताता है कि हम जो है वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं और किस प्रकार से चीजों को सीख सकते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा जो थे वो आपके गेस्टाल्टवादी थे, आपके संज्ञानवादी थे। ठीक है, इनकी थ्योरी कौन सी थी, आपकी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, आप ये मेरे पीछे फोटो देख पा रहे हैं, ये बंडूरा जी थे। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, ये जो है निवासी थे आपके कनाडा के निवासी थे, और इनका जो सिद्धांत जो इन्होंने दिया था 1977 में दिया था। अब इन सिद्धांत के अंदर इन्होंने लर्निंग को किस प्रकार से समझाया, किस प्रकार से बताया, और सीटेट के अंदर जो है वो खूब क्वेश्चन जो है वो अल्बर्ट बंडूरा से, इनके प्रयोग से और इनके सिद्धांत से जो है वो दोस्तों पूछे गए हैं। ठीक है, प्रयोग में पूछा गया है कि किस किस पे इन्होंने अपना सिद्धांत जो है वो प्रयोग किया था। वो क्या था, एक बेबी डॉल थी और आपका जीवित जोकर था। और ये किसके जरिए क्या था, एक फिल्म के जरिए, एक दृश्य के जरिए इन्होंने ये सब चीजें बताई थी। अन्य नाम फिर वही मैं कह रहा हूं कि जो है ये आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। बच्चे अगर सीधे सीधे एक ही नाम को जो है वो पढ़ के चले जाते हैं और फिर जो है वो यही सिद्धांत दूसरे नाम से एग्जाम में जो है वो बच्चे को कहीं ना कहीं परेशान करता है। तो इसका अगला नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा अवलोकन का सिद्धांत, तीसरा आपका निर्देशन का सिद्धांत, ये है आपका अनुकरण का सिद्धांत। तो ये सारे नाम जो है वो आपके अल्बर्ट बंडूरा में आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाए यहां से। आइए देखते हैं इनके प्रयोग को और इनके सिद्धांत को हम जानते हैं। सिद्धांत इन्होंने देखिए क्या कहा है, ये आपका सिद्धांत है। अल्बर्ट बंडूरा ने सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार व्यक्ति जो है वो अवलोकन, ऑब्जर्व, नकल, ठीक है, आपका नकल करके या आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है। भाई हमारा जो आपकी थ्योरी है वही किस नाम से पढ़ी है, वही आपके सामाजिक अधिगम, मतलब समाज में रह के जो चीजों को किस प्रकार से हम इसमें सीखते हैं, यही ये बता रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से ऑब्जर्व करके, नकल करके, या अपने आदर्श, मतलब कोई आइडियल होता है वो हर किसी के जीवन में होता है, वो चाहे वो खुद के टीचर हो सकते हैं, खुद के आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, घर में कोई भी हो सकता है, या सोसाइटी में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपका आइडियल हो सकता है, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जिसकी तरह व्यवहार करना चाहते हो, जिनकी अच्छी आदतों को आप अपनाना चाहते हो, उनको सीखना चाहते हो। बेसिकली इन शब्दों के अंदर ही ये सब चीजें इन्होंने बताई हैं कि व्यक्ति जो है ऑब्जर्व करके, नकल करके या आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से ही एक दूसरे से जो है चीजों को सीखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फोटो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक आदमी है, मतलब फादर है, ये अपने बूट पॉलिश कर रहे हैं, और ठीक सेम सिचुएशन जो है वो छोटा बच्चा है जिसको कुछ नहीं पता, ठीक है, वो जो है वो इस प्रकार यहाँ सीख रहा है। तो कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, उनसे चीजों को उनकी नकल करके जो है वो सीख रहा है। ये फोटो इसलिए डाला गया है कि आप इन कठिन कठिन शब्दों को जो है अवलोकन हुआ, नकल हुआ, आदर्श व्यवहार हुआ, इस जो है फोटो के पिक के माध्यम से आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाए। यही वो कहना चाह रहा है कि एक छोटा बच्चा ये किस प्रकार से सीखता है, तो वो चीजों को देखकर, नकल कर कर, ऑब्जर्व कर कर आपके चीजों को सीखता है। अब और इसके आगे क्या बोला, यहाँ पे हर एक लाइन लिखी हुई अपने आप में एक क्वेश्चन का आंसर लिए हुए है।
जितनी भी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है वो कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हैं, चीजों को जो है वो आपके बहुत इजी कर रही है यहाँ पे, इसीलिए ये सब चीजें लिखी गई हैं। अब समाज के द्वारा जो स्वीकार किए जाने वाला व्यवहार को अपनाना तथा आपके वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। क्या मतलब है इस लाइन का, कि मतलब जो चीजें समाज ने स्वीकार कर ली हैं, मतलब जो अच्छे काम हैं उनको तो जो है वो अपना लो, उस व्यवहार को, उस बिहेवियर को आप अपना लो, ठीक है, यहां पे ये बताया इन्होंने। और जो समाज ने नकार दी हैं, ठीक है, जो समाज में मतलब चीजें अच्छी नहीं है, ठीक है, उनको जो है वो आप उनको नकार दो, उनको छोड़ दो। यही चीज क्या कहलाती है, आपका सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग जो है वो आपका कहलाती है। अच्छे कामों को अपनाओ और बुरे कामों को छोड़ दो, त्याग दो, ताकि समाज में आप एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे निखर के आ जाए, यही ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे जो है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है यहाँ पे आपके लिए है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को आपके व्यवहारवाद और संज्ञानवाद अधिगम के सिद्धांत के बीच की एक योजक कड़ी जो है वो कहा गया है। यहां से क्वेश्चन आपका बना है, सीटेट के अंदर ही बना है कि व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच का जो आपके कड़ी बनी है, योजक कड़ी, वो कौन सा सिद्धांत बना है। तो दोस्तों वो एल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी आपका बना है, और यहां से क्वेश्चन आया है क्योंकि यह सिद्धांत किस चीज पे, ध्यान, मोटिवेशन, स्मृति, अटेंशन, प्रेरणा, आपके मेमोरी, इन सब चीजों पे जो है दोस्तों वो बल देता है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, आपका ध्यान जो है वो इसमें आएगा। प्रेरणा, मोटिवेशन, स्मृति आपकी मेमोरी होती है, और आपके ध्यान जो है वो अटेंशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये शब्द इंग्लिश के थोड़े गलत हो गए। किस चीज पे ध्यान देता है, ध्यान आपका स्मृति, मेमोरी, और प्रेरणा जो है वो मोटिवेशन पे दोस्तों ये बल आपका देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए और देखते हैं अब एल्बर्ट बंडूरा का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या था इसका, मैंने आपको क्या बताया था शुरू में ही, आपको मैंने दो चीजें बताई थी कि इन्होंने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट करा था। एक तो आपका बेबी डॉल पे किया था, और आपका एक जीवित जोकर पे जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था। और ये एक्सपेरिमेंट दोस्तों इन्होंने फिल्म के माध्यम से किया था, ठीक है। देखिए, बंडूरा ने बालक पर बेबी डॉल प्रयोग किया। बंडूरा ने एक बालक को 3 तरीके की मूवी इसमें दिखाई थी। अब पहली मूवी क्या थी, पहली मूवी में वो क्या बता रहा था, प्रथम मूवी में सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ में आपके सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। मतलब अच्छे सोशल वैल्यूज जो होती हैं, अच्छा व्यवहार उसमें किया गया था, और बच्चा फिर जो है क्या करता है, उस बेबी डॉल के साथ में उस तरीके का ही व्यवहार करता है जिस तरीके का व्यवहार उसको एज ए पिक्चर में एल्बर्ट बंडूरा ने दिखाया था, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी मूवी में उन्होंने क्या दिखाया, दूसरी मूवी में दिखाया उन्होंने लव। वो मूवी लव पर आधारित थी, जिसे देखकर आपका बेबी डॉल से वो बच्चा स्नेह करने लगा, उसे सहलाता है, उसको प्यार करने लगता है। मतलब बच्चे ने जो देखा, जो ऑब्जर्व किया, पहले में आपके सोशल वैल्यू को ऑब्जर्व किया, दूसरे में क्या करा, आपके लव को दिखाया। इसी के साथ तीसरी मूवी में दोस्तों इन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने हिंसात्मक, वायलेंट जो है वो दृश्य युक्त थी वो तीसरी मूवी, जिसे देखकर बालक आपने उसकी गुड़िया की गर्दन को तोड़ दिया। उस बालक ने उस मूवी को देख के उस गुड़िया की गर्दन को तोड़ दिया। ये था एक बेबी डॉल पर आपका प्रयोग। अब ठीक है, ये तो पहला हो गया, सोशल वैल्यूज पे दिखाया तो उसने उस प्रकार से ही उसके साथ व्यवहार किया, ठीक है। लव के ऊपर दिखाया तो उसने लव के ऊपर भी उसको उस प्रकार से व्यवहार किया, उसको सहराया और उससे प्रेम किया, उससे स्नेह करा, ठीक है। तीसरे में उसने वायलेंट मूवी में दिखाया वायलेंस, और वायलेंस से ही उसने क्या करा, वायलेंस को देख के इसने सीखा, और उसने उस वायलेंस को देखते ही उस जो है वो बेबी डॉल की गर्दन तोड़ दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही प्रयोग मैंने लिया था, दूसरा प्रयोग दोस्तों जोकर के साथ किया गया था। सेम पैटर्न पे जोकर के प्रयोग हुआ था कि एक मूवी में जो है वो उसके आपका एक उसमें खेत में उसको दिखाया गया था एक जोकर को, जहां पे वो जोकर दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, ठीक है। अब जब इसी प्रकार का जोकर जो है उस बंडूरा ने अपनी 50 बच्चों की क्लास में जो है उस जोकर को बुलाया, तो जिस प्रकार से जो है वो आपका वहां पे फिल्म के अंदर जोकर के साथ सबसे वो हंसता बोल रहा था, हाथ मिला रहा था, और चीजों को अच्छे से उन्होंने बच्चों ने देखा उस फिल्म के अंदर। तो जब वो जोकर उस क्लास के अंदर आया तो बच्चों ने सेम पैटर्न पे उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया, जोकर से हाथ मिलाया, अच्छे से बात करी। तो ये जो है वो दोस्तों इनका
आपका प्रयोग था, इनका सिद्धांत था एल्बर्ट बंडूरा का। ठीक है, बच्चे के सामने अच्छा प्रस्तुत करोगे तो वो अच्छी चीजों को सीखेगा, बुरी चीजों को प्रस्तुत करोगे उसके सामने लाओगे तो वो बुरी चीजों को सीखेगा। साधारण शब्दों में आपका कहने का मतलब इतना था। निष्कर्ष, कंक्लूजन दोस्तों, हमारा क्या निकलता है, आइए देखते हैं। इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जो आपके छोटे बच्चे को यह नहीं पता होता कि उसको क्या सीखना चाहिए। भाई एक छोटा बच्चा है, उम्र उसकी छोटी है, उसको ये नहीं पता कि उसके लिए सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है, किन चीजों को वो अपनाए, किन चीजों को वो छोड़ दे, कौन सा व्यवहार उसके लिए मान्य होगा, कौन सा व्यवहार उसके लिए अमान्य होगा, किस काम को करके उसको अच्छा बोला जाएगा, किस काम को करके उसको बुरा बोला जाएगा, समाज किन चीजों को लेके अपनाएगा उसको और किन चीजों को लेके उसका त्याग कर देगा, ये जो है एक छोटे बच्चे को कभी नहीं पता होता। ठीक है, और उसको क्या सीखना है ये भी उसको नहीं पता होता। इसीलिए बच्चे के सामने हमेशा क्या करना चाहिए, आदर्श व्यवहार के आइडियल मॉडल को ही आपका प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चा अच्छी चीजों को सीखे। यहाँ पे देखिए क्या था, शुरू में सोशल वैल्यू बच्चे के सामने रखी, दोबारा आपके लव बच्चे के सामने रखा, प्रेम स्नेह बच्चे के सामने रखा, उसने उन्हीं चीजों को सीखा। लेकिन आपने अगर हिंसात्मक चीजें उसके सामने करी तो उसने हिंसा को ही सीखा। ठीक है, यही यहाँ पे इसका कंक्लूजन आया कि उसको क्या सीखना चाहिए उसको नहीं पता, कैसे सीखना चाहिए उसको नहीं पता। इसलिए बच्चे के सामने हमेशा आपके आदर्श व्यवहार आइडियल मॉडल्स को ही जो है वो आपके प्रस्तुत करना चाहिए, जिनसे वो अच्छी चीजों को देख के अच्छी चीजों को अपनाएं और अच्छी चीजों को सीखें। ये ही आपके एल्बर्ट बंडूरा की आपकी सोशल लर्निंग का सिद्धांत था, सोशल लर्निंग की थ्योरी थी। ठीक है, अब एल्बर्ट बंडूरा के अनुकरण के 4 चरण इन्होंने बताए हैं और ये चारों चरण जो है वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। चरण का मतलब ये है कि बच्चा इस चीज के दौरान, मतलब इस सीखने के, इस लर्निंग के दौरान किन किन चीजों से होकर जाता है और किस प्रकार से उसके चरणों को चलना चाहिए। पहला, ध्यान या अवधान या आपका अटेंशन। अधिगम जो है वो सीखना जो है वो विषय वस्तु जिसको सीखना है को आकर्षक तथा प्रभावशाली तरीके से बच्चे के सामने जो है वो आपका प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुत करना ही आपका जो अवधान जो है वो अटेंशन कहलाता है। मतलब बच्चे को जो विषय वस्तु है हम उस बच्चे के सामने किस प्रकार से आकर्षक या प्रभावशाली तरीके से जो हम प्रस्तुत करते हैं जिससे वो बच्चे उसको सीख सके, वही जो है उसका ध्यान, उसका अटेंशन जो है वो आपका उस पर पड़ता है, उस पर रहता है। दूसरा, अवधारणा या धारण करना। ठीक है, रिटेंशन जो है वो आपका अधिगम के लिए प्रस्तुत किए गए विषय वस्तु को कितना सीखा गया है, यही उसकी रिटेंशन है। मतलब जो चीजें उसके सामने प्रस्तुत की गई, पहली तो वो प्रभावशाली होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए जिससे उसका अटेंशन उन चीजों पे बन सके। अब उन चीजों के अटेंशन करने के बाद में रिटेंशन, उसने कितना उसने सीख लिया है। ठीक है, ये इसका दूसरा चरण है कि उसने चीजों को कितना सीख लिया, ये उसका रिटेंशन हो गई। ठीक है, अब उसका तीसरा चरण देख लेते हैं, पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपका अधिगम कम प्रभावशाली हो तो अधिगम की विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत करना आपका चाहिए। मतलब अगर हमने जो है वो चीजें उसके सामने विषय वस्तु प्रस्तुत की थी शुरू में जिससे उसका अटेंशन बना था, उसने चीजों को कुछ सीख लिया था या कितना सीखा था, अब तीसरा चरण ये कहता है कि सपोज वो चीज जो है वो आपके कम प्रभावशाली थी, कम जो है वो बच्चा उससे सीख पाया। ठीक है, तो अब क्या करो, उसी चीजों को दोबारा उसको पुनः रिप्रेजेंट करो उसके सामने। ठीक है, किस प्रकार से करो, छात्रों को सिखाने के लिए मॉडल लाओ, चित्र लाओ, चार्ट लाओ। ठीक है, इस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करो ताकि उसमें और जो है वो उसके प्रति उसकी रुचि बढ़े, रचनात्मकता उन चीजों को देखकर उसमें आए, वो बहुत अच्छे से चीजों को सीख सके, समझ सके और वो अपने जो है वो अपना निर्माण, अपने भविष्य का निर्माण चीजों को सीख के अच्छे से कर पाए। अब लास्ट में आ जाता है आपका पुनर्बलन। आपका विषय वस्तु की पुनः प्रस्तुतिकरण के पश्चात यदि बालक अधिगम की प्रतिपुष्टि कर देता है तो यही प्रतिपुष्टि आपकी पुनर्बलन कहलाती है। पुनर्बलन क्या है भाई, आपने दोबारा सबसे पहले चीजों को आपने प्रस्तुत किया, ठीक है, उसके बाद में उसने थोड़ा बहुत सीख लिया, अगर कहीं उसके सीखने में कोई भी कमी रह गई तो आपने क्या करा, फिर आपका पुनः प्रस्तुतिकरण उसके सामने दिया, चीजों को दोबारा चार्ट के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से आपने उस बच्चे को समझाया। ठीक है, अब अगर बच्चा समझ गया, ठीक है, और उसने कह दिया कि यस मैडम मुझे समझ में आ गया या यस सर मुझे समझ में आ गया, मतलब उसने जो है वो आपके पुनः प्रस्तुतिकरण जो दिया था आपने
दोबारा उनकी चीजों को जो समझाया था, अगर उसके पश्चात बालक अधिगम की, बालक जो है प्रतिपुष्टि कर दे कि हाँ भाई मुझे ये चीज समझ में आ गई, तो वो प्रतिपुष्टि ही आपकी क्या कहलाएगी, पुनर्बलन कहलाएगी। ये इसका चौथा और लास्ट चरण था। बालक उसे अच्छी तरह से सीख लेता है और उसकी प्रशंसा, आपकी प्रशंसा द्वारा उसको प्रेरित करना भी आपके लास्ट में चाहिए। जब बच्चे ने सीख लिया, भाई एक बार में उसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन उसने आपको दोबारा, आपने उसके सामने चीजें प्रेजेंट करी, उसने दोबारा सीख लिया, तो ये नहीं है कि हाँ भाई ठीक है सीख लिया तो आसानी से नहीं सीखा, कोई बात नहीं, उसने मतलब थोड़ा समय लिया सीखने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो है वो उस बालक का लास्ट में उसने सीख लिया और उसने ये कह दिया कि हाँ भाई अब मैं सीख गया हूं, तो अब जो है वो आपको उसकी प्रशंसा वहां पे बालक की करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रशंसा करनी चाहिए और उसको मोटिवेट आपका जो है वो लास्ट में करना चाहिए। दोस्तों यही इसके आपके चरण थे। अब फिर वही वाली बात आती है कि हमने एल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग सिद्धांत आपने देखा है, अब इसको शिक्षा में हम किस प्रकार से इसको उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला, व्यक्तित्व के निर्माण में ये उपयोगी होता है। डेवलपमेंट इन पर्सनैलिटी, मतलब जब हम समाज से सीखते हैं, मैंने आई डेवलपमेंट चैप्टर आपको सिखाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सोशलाइजेशन बताया था, उसके बारे में मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल्ड में उसकी स्टडी की थी कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है। और जब आप सोशल होते हैं, सोशली सीखते हैं चीजों को, तो कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है। ये मैंने उस चैप्टर में आपको बताया था, और यहाँ पे भी ये यही कह रहा है कि जब आप सोशली होके सीखोगे तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा ही होगा। आपके भाषा निर्माण में, भाई जब आप सोशल हो जाओगे, दो लोगों से आपके वन टू वन बात करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बोलने की लैंग्वेज जो है, वो आपकी बोलने की शक्ति है, जो बोलने की फ्लुएंसी है, वो आपके बढ़ेगी। लैंग्वेज में भी आपके डेवलपमेंट होगा, आपकी पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट होगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि सीटेट ने, सीबीएसई ने इस सिद्धांत को कितना उपयोगी माना है। मतलब वो सिद्धांत, वो थ्योरी इन्होंने ली है जो बच्चे के आपके व्यक्तित्व में विकास कर दे, जो बच्चे की लैंग्वेज में उसके विकास कर दे, ठीक है। सामाजिक विकास, दोस्तों समाज में जाओगे तो सोशल विकास तो आपका होगा ही होगा, ठीक है। आपके कलाओं में विकास कर दे, ठीक है, आर्ट डेवलपमेंट भी उसका हो जाता है, तो वो भी उसमें कर दे। लास्ट में आपका अवचित व्यवहार में सुधार करने के लिए उपयोगी, ठीक है, आपका मॉडिफाई कर दे आपके बिहेवियर को, तो वो जो है वो आपका उसमें हो जाता है, ठीक है। अभी बंद मत करो उसको, वहां से वो करो, म्यूट करो, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने जो है वो आपका थॉर्नडाइक पढ़ा, उसके बाद में स्किनर पढ़ा, और उसके बाद में एल्बर्ट बंडूरा पढ़ा, ठीक है। जिसमें आपने थॉर्नडाइक ने जो है वो किस पे जोर दिया था, स्टिमुलस, उद्दीपक पे जोर दिया था, और उन्होंने चीजों को सीखने के बारे में बताया था। उसके बाद में स्किनर जो है उन्होंने पुनर्बलन पे जोर दिया, पुनर्बलन में आपका रेनफोर्समेंट आ गया था। इसके बाद में एल्बर्ट बंडूरा जो थे, इन्होंने जो है वो सोशल द्वारा जो है लर्निंग इसमें होती है, उसके द्वारा जोड़ दिया। अब एक लास्ट में मैं जो है वो आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपके सामाजिक सांस्कृतिक अधिनियम आपका अधिगम आ जाए, लर्निंग आ जाए, मतलब सोशल कल्चर आ जाए, तो वो दोस्तों मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वो वाइगोस्की का सिद्धांत था। यहाँ पे भी बच्चे जो है वो आपका बहुत कंफ्यूजिंग होता है, सामाजिक देखते ही एल्बर्ट बंडूरा मार देते हैं, और उसके अगला शब्द जो होता है आपका संस्कृति जो है वहां नहीं देखते। वो जो सिद्धांत है आपका दोस्तों, वो वाइगोस्की का सिद्धांत था, और उसकी भी पूरी डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड क्लास में जो है मैं आपको दे चुका हूं, उसको आप देख लें। और ये जो हमने तीनों पढ़े थे, अगर आप इसके अच्छे से नोट्स बनाते हैं, चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल को आपके सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और आगे भी आपका एक्टस एजुकेशन पे इस प्रकार की क्लास मिल पाएगी। और बहुत जल्द दोस्तों हमारे हर्षित सर की मैथ्स की सीटेट की प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास, जो कि मैंने अपने चैनल पर डाली भी थी, बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड होने वाली है, जहां पे आप सीटेट में रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स प्लस पेडागोगी के क्वेश्चंस हैं, जहां भी फंसते हैं, वो हर्षित सर द्वारा आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और आपके इसी प्रकार हमसे प्यार बना के रखिए और चीजों से जुड़े रहिए, और इस प्रकार की पूरी कंटेंट की क्लास सीटेट तक दोस्तों आपकी रहेगी, और हम आपके साथ हैं। अच्छे से तैयारी करिए, और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी बहुत बेहतर चल रही होगी, और बेहतर तरीके से आप उसको प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।